बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास केमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक है जी 10.3.1 से, और टॉपिक का नेम है प्रिपरेशन ऑफ साल्ट। आज हमने बच्चों साल्ट्स के बारे में, इनकी प्रिपरेशंस के बारे में मुकम्मल तौर पे जानना है कि हम साल्ट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो साल्ट को प्रिपेयर करने के बच्चों आपकी बुक के अंदर दो मेथड्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। पहला जो है साल्ट, उसकी साल्ट की टाइप है जी सॉल्युबल साल्ट, और जो सेकंड है वो कौन सा है जी इनसॉल्युबल साल्ट। सॉल्युबल साल्ट बच्चों कौन से होते हैं? ऐसे साल्ट्स जिनको हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करना चाहें तो वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, पानी के अंदर वो सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। और इनसॉल्युबल साल्ट ऐसे साल्ट होते हैं जिनको हम दो सॉल्युबल साल्ट से ही तैयार करते हैं, लेकिन एक उनमें से इनसॉल्युबल होता है, दूसरा जो होता है वो सॉल्युबल होता है। और इनसॉल्युबल साल्ट ऐसे साल्ट को कहेंगे जो वाटर के अंदर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं जब हम उनको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ले जी, आज हमारा पहला जो टॉपिक है वो है जी सॉल्युबल साल्ट। तो सॉल्युबल साल्ट कैसे तैयार किए जाते हैं? पहला जो हमारा टॉपिक में हम रिएक्ट करेंगे मेटल्स व्हेन रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड। जी बच्चों, जब हम किसी भी मेटल को किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? हमारे पास एक साल्ट बनता है और जो हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट होती है। जब किसी भी मेटल के साथ अगर हम एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो एक साल्ट बनेगा, दूसरा बच्चों क्या होगा? हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कुछ मेटल्स ऐसी हैं जिनको अगर हम रिएक्ट करवाएं एसिड के साथ तो कौन कौन से साल्ट प्रिपेयर होते हैं। वो जो हम जानते हैं कि फर्स्ट ए ग्रुप में, जो पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ए ग्रुप में मेटल होती हैं उनको भी हम मेटल्स कहते हैं, सेकंड ए को भी मेटल्स कहते हैं। फर्स्ट ए को क्या कहते हैं जी? अल्कली मेटल। और सेकंड ए के जो ग्रुप्स होते हैं उनकी जो मेटल्स होती हैं हम उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि सेकंड ए ग्रुप से हमने एक मेटल लिया हुआ है और इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं एक एसिड के साथ। और एसिड भी कौन सा है बच्चों? देखें यहाँ पर हमारे पास HCl एसिड है। HCl एसिड के दो मॉलिक्यूल हम लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा जी? मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा बच्चों, MgCl2 प्लस यहाँ से दो हाइड्रोजन जो है वो लिबरेट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक पहला जो तरीकाकार है साल्ट को तैयार करने का, तो वो ये है कि जब व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस ए साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बच्चों क्या हो जाएगी जी? लिबरेट हो जाएगी। ठीक है जी, बिल्कुल आसान सा मेथड है। जैसा कि हम यानी कि आप मैं समझा भी देता हूँ कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन जो है वो इस क्लोरीन के साथ जो है वो कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये हाइड्रोजन इसके क्लोरीन के साथ अपना बॉन्ड यानी कि एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ बनाया हुआ है तो म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से इसका डुप्लेट रूल फॉलो हो रहा है। क्लोरीन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ म्यूचुअल शेयर करेगी तो इसका ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। तो इसी तरीके से एक और हाइड्रोजन भी है और जिसने बॉन्ड बनाया हुआ है किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो इस तरीके से क्लोरीन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और जो हाइड्रोजन होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। तो जब यहाँ पर मैग्नीशियम के बारे में हम देखते हैं तो मैग्नीशियम की बच्चों जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है। अब यहाँ पर हमारे पास दो क्लोरीन हैं, एक क्लोरीन की -1, दूसरी क्लोरीन की भी -1 होगी। तो यहाँ पर दोनों क्लोरीन जो हैं वो इस मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाएंगी और यहाँ पर जो इनके यानी कि बॉन्ड जब ब्रेक होगा इनका तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर रह जाएगा और इसी तरीके से इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर रह जाएगा और ये नेगेटिव आयन जो हैं ये जाकर इस मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बना लेंगे कुछ इस तरीके से Cl, और यहाँ पर भी Cl बन जाएगा। ये इसकी जो पॉजिटिव है वैलेंसी वो क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एक नेगेटिव ये और एक नेगेटिव ये, इन दोनों ने इसकी वैलेंसी को कैंसिल कर दिया है पॉजिटिव को। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से यहाँ पर जो ये हमारे पास हाइड्रोजन है, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो म्यूचुअल शेयरिंग करके कौन सा बॉन्ड बनाएंगे जी? ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे और हाइड्रोजन गैस बनकर लिबरेट हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये पहला मेथड था बच्चों हमारा साल्ट को प्रिपेयर करने का। इसी तरीके से
साल्ट का दूसरा प्रिपरेशन का जो मेथड है वो भी सॉल्युबल साल्ट की ही टाइप होगी, जिसमें हम रिएक्शन करेंगे किसी भी एसिड का किसी भी बेस के साथ। के रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। जी बच्चों, जब किसी भी एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हम जानते हैं व्हेन एन एसिड इज रिएक्ट विद बेस एंड इट प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। जब कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो साल्ट और वाटर बनाता है, जैसा कि आप पहले वाले आर्टिकल में भी पढ़ चुके हैं। जैसा कि फ़र्ज़ करें हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों, हमारे पास है जी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और यहाँ पर हम कोई भी बेस ले लेते हैं, जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एक बेस है। तो इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा जी, एक हमारे पास साल्ट बनेगा, दूसरा क्या होगा बच्चों, हमारे पास क्या बनेगा जी, वाटर बनेगा। तो इस तरीके से ये N है, ये इस Cl के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बना देगी जी, सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट जिसे हम बोलते हैं। प्लस यहाँ से इसका ये OH है, ये नेगेटिव होता है, ये Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पर नेगेटिव, H पर पॉजिटिव। तो ये वाला जो है पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर क्या बनाएगा जी, NaCl बना देगा। अब इसका जो पॉजिटिव है इस OH के साथ मिलाकर क्या बना देगा बच्चों, वाटर बना देगा, H2O। तो ये बिल्कुल आसान से मतलब के मेथड्स हैं। जैसा कि एक और रिएक्शन कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें हमारे पास HCl है और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, तो क्या होगा, यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये नेगेटिव चार्ज वाला है। तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिलकर क्या बना देगा बेटे, पोटाशियम क्लोराइड बन जाएगा। ये एक साल्ट है हमारे पास, ठीक है जी, ठीक है। और यहाँ पर ये OH और ये H मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से H2O वाटर बन जाएगा। तो ये दूसरा मेथड था बच्चों आपका, बहुत ही यानी कि आसान तरीक़ाकार है इसका, कि जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं किसी भी एसिड को किसी भी बेस के साथ, तो क्या बनता है जी, एक हमारे पास साल्ट बनता है और एक हमारे पास क्या बनता है बच्चों, वाटर बनता है। तो ये बिल्कुल आसान सा इसका एक दूसरा मेथड था। तो अब हम इसके तीसरे मेथड की तरफ चलते हैं जी। जो थर्ड मेथड है इसका वो है जी, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटालिक ऑक्साइड। जब हम किसी भी एसिड को रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, किसी भी मेटालिक ऑक्साइड के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, व्हेन एसिड रिएक्ट विद, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है जी, जब हम किसी भी मेटालिक ऑक्साइड के साथ किसी भी एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, तब भी बच्चों हमारे पास जो है वो साल्ट बनता है और वाटर बनता है। लेट्स सपोज मैं आपको यानी कि एक रिएक्शन समझाता हूँ। ये देखिए हमारे पास कॉपर है और ये इसके साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है, यानी कि जब कोई भी ऑक्सीजन किसी भी मेटल के साथ मिलेंगे तो वो ऑक्साइड्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ जितने भी मेटल्स मिलते हैं तो मेटालिक ऑक्साइड कहलाते हैं। अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं जी, यहाँ पर देखें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ, तो क्या होगा बच्चों, देखें यहाँ से ये कॉपर है, ये SO4 के साथ मिलेगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा CuSO4 प्लस यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन है, इस ऑक्सीजन के साथ मिलाकर क्या बना देंगे जी, वाटर बना देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यानी कि हमारे पास जब कोई एसिड जो होता है वो मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे तो हमारे पास क्या बनता है जी, एक साल्ट बनता है, दूसरा बच्चों क्या बनता है, एक वाटर बनता है। अब इसकी जो मैकेनिज़्म है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये असल में दरअसल बनता कैसे है। ये देखें बेटा, सल्फ़र जो होता है इसकी भी वैलेंसी जो है वो 6 होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाकर दो ऑक्सीजन यानी कि सल्फ़र के साथ डायरेक्ट अटैच है, और एक ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच है, और ये ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच है। तो ये H2SO4 का एक स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं सल्फ़र भी और ऑक्सीजन भी ये जो होते हैं ये 6A ग्रुप के मेंबर हैं, और इन सब की जो वैलेंसी है वो 6 होती है, और इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर अगर ये हमारे पास ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड बनाकर इसने अपना जो है कंप्लीट कर लिया ऑक्टेट, इसी तरीके से इसने भी अपना कंप्लीट कर लिया ऑक्टेट। और यहाँ पर सल्फ़र ने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ
शेयर करके यहाँ पर भी अपना कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये सिंगल बॉन्डेड इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर दो हमारे पास लोन पेयर हैं और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, तो दो हमारे पास बॉन्ड पेयर हैं। ऑक्सीजन के दो लोन पेयर हैं यहाँ पर भी और इस तरीके से यहाँ पर भी दो बॉन्ड पेयर हैं। तो बच्चों जो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि जो कॉपर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है उसमें कॉपर की वैलेंसी +2 होती है, तो वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी जो होती है -2 होती है, तो वो इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा। अब मैं आपको अभी आपके सामने लेके समझाता हूँ आपको कि किस तरीके से बॉन्डिंग होगी। देखिए बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो इस बॉन्ड के ऊपर अटैक करेंगे। जब यहाँ पर अटैक करेंगे तो यहाँ पर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने अपना दिया हुआ था वो उसको अपनी तरफ खींच लेंगे और यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो जब चला जाएगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि जब किसी भी एलिमेंट में से कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाता है तो उस पर चार्ज कौन सा आता है जी? पॉजिटिव। और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन करती है उस पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। तो जब यहाँ से बच्चों देखें हाइड्रोजन रिमूव होगा तो जो क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन इसका अपनी तरफ खींच लिया है तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया जी? पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। और इसी तरीके से ये वाला भी, ये लोन पेयर जो है ये इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेंगे और इसका जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच लेंगे क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते किसको हैं? आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले उसी को क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़रा ज़्यादा है और इसी वजह से वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींच लेगी। तो जैसा कि केस इधर बना वैसा ही केस बच्चों इधर भी बनेगा, मतलब कि यहाँ से भी हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव की शक्ल में रिमूव हो जाएगा और इसका जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये भी इस तरफ जंप कर जाएगा। तो क्या होगा जी? यहाँ पर बेटा देखें नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अब इस तरफ ज़रा देख लेते हैं कि यहाँ पर ये क्या बना है। यहाँ पर हमारे पास कॉपर ऑक्साइड के साथ ये वाला बॉन्ड, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स कॉपर से लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट किए हुए हैं। और यहाँ पर जो कॉपर है वो क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन दैट ऑफ कॉपर, तो कॉपर जो है वो इस बॉन्ड के ऊपर बच्चों ऑक्सीजन जो है वो शिफ्ट करेगा अपने लोन पेयर को। लोन पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेंगे। यहाँ से ये वाला लोन पेयर इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो कॉपर पर, क्योंकि इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन्स भी और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी किसने खींच लिए? इस ऑक्सीजन ने खींच लिए हैं। तो यहाँ पर कॉपर पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? +2 चार्ज आ जाएगा। तो कॉपर +2 चार्ज की शक्ल में जो है बच्चों इसके पास चला जाएगा। ठीक है। अब जब हम इसके पास लेकर जाते हैं तो +2 चार्ज है इसके ऊपर। देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ शेयर हो जाएगा तो -1 यानी कि +1 रह जाएगा। जब ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला चार्ज जो है इसके ऊपर ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से इस ऑक्सीजन का और इसका भी जो नेगेटिव चार्ज है वो रिमूव हो जाएगा। तो देखें बच्चों ये क्या बनेगा? हमारे पास CuSO4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। रिमेनिंग हमारे पास जो ये ऑक्सीजन था, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, एक नेगेटिव इधर एक नेगेटिव इधर, अब ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर OH लग जाएगा और इस तरीके से ये वाला इसके साथ जाकर अटैच होगा तो क्या बनेगा जी? H2O बन जाएगा। मतलब कि ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेंगे अपना। ये H है, यहाँ पर ऑक्सीजन और ये इस तरीके से H। तो ये इस तरीके से बच्चों आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं और इस तरीके से इनका मैकेनिज्म भी मैंने आपको समझाया ताकि आपको एक एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि ये आपस में रिएक्शन करते कैसे हैं। तो ये बच्चों हमारा था जी रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड, यानी कि जब किसी भी एसिड को रिएक्ट करेंगे किसके साथ? किसी भी मेटालिक ऑक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा जी? हमारे पास एक साल्ट बनेगा और दूसरा क्या बनेगा बच्चों? वाटर बनेगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे पास फोर्थ इसका है वो बच्चों क्या है जी? कि जब रिएक्शन करेंगे किसी भी कार्बोनेट्स के साथ या किसी भी बाइकार्बोनेट्स के साथ तो क्या बनेगा? जब एसिड रिएक्शन करेगा किसी भी कार्बोनेट्स या फिर बाइकार्बोनेट के साथ तो क्या बनेगा? रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो हम कार्बोनेट्स के साथ करते हैं, कार्बोनेट्स के साथ। बच्चों मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ और अब दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ कि जब किसी भी मेटल के साथ O3 की शक्ल में ये कंपाउंड लगा हुआ होगा
तो क्या होगा बच्चों, कार्बोनेट्स कहलाएगा। जैसा कि आपको पता है कि अगर CO हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, अगर CO2 हो तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और अगर इसी तरीके से CO3 हो तो कार्बोनिक यानी कि कार्बोनियम आयन बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देखें यहाँ पर जब किसी मेटल के साथ वो CO3 लगा हुआ होगा तो वो कार्बोनेट होगा। अब आपको यानी कि एक कार्बोनेट बना के दिखाता हूँ और उसका फिर रिएक्शन करवाते हैं हम किसी भी एसिड के साथ। देखिए बेटा, अब हमारे पास यहाँ पर है जी सोडियम कार्बोनेट Na, ठीक है जी, Na2CO3 इसका फार्मूला होता है, Na2CO3। इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं जी नाइट्रिक एसिड, अमोनियम एसिड के साथ, ठीक है जी। तो इसको अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, HNO3 के साथ अगर हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बनेगा बच्चों, इसमें भी हमारे पास क्या बनता है जी, एक वाटर बनता है और एक हमारे पास क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों रिलीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास कार्बन है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जो है वो किसी वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा और बाकी जो होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगी जी, CO2। अब इसका भी मैकेनिज्म भी मैं आपको समझा देता हूँ, एज इट इज़ जो इसका केमिकल रिएक्शन है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ से ये 2NaNO3 बन जाएगा, 2NaNO3 बन जाएगा जी। और यहाँ पर जो हमारे पास 3 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर रह जाएंगे, एक ऑक्सीजन ये ले जाएगा, वाटर बना देगा, H2O, 2 हाइड्रोजन है और एक इनके साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा जी, वाटर बनेगा। रिमेनिंग हमारे पास क्या बच गया था जी, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं CO2। तो ये भी मैं आपको अभी समझाता हूँ कि ये सारे का सारा कैसे बना है हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। देखिए, सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर्स थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे बनते हैं। देखिए बेटा, कार्बन जो होता है वो यहाँ पर बॉन्ड बनाया हुआ डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ पर एक ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और यहाँ से इस सोडियम के साथ और यहाँ से ऑक्सीजन और फिर ये एक सोडियम के साथ। तो ये N और ये भी N, Na2 हो गया बेटा, ये C है और इस किस तरीके से CO3, 1 2 3 इसके साथ ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड हैं। अब यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो बेटा आयनिक है, यहाँ पर भी आयनिक है, लेकिन यहाँ पर ये कोवलेंट है, यहाँ पर भी कोवलेंट, यहाँ पर भी कोवलेंट इन नेचर है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो होते हैं वहाँ पर उनके लोन पेयर मौजूद होते हैं, और जो लोन पेयर होते हैं अभी मैंने आपको जैसे पहले रिएक्शन में समझाया था कि वो बॉन्डिंग को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। तो सोडियम जो होता है इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ ज़्यादा होती है, और ये जो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच लेंगे। अब यहाँ पर इसके भी थोड़े से यानी कि स्ट्रक्चर को मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो है कैसे बनेगा। देखिए बेटा, नाइट्रोजन जो होता है ये डबल बॉन्ड अगर एक हम बना के देखें तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और यहाँ पर ये H, ये एक है। इसी तरीके से दूसरा भी बना लेते हैं, H है O, फिर उसके बाद N, ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये बच्चों 2 मॉलिक्यूल बन चुके हैं हमारे पास नाइट्रिक एसिड के। अब यहाँ पर होगा क्या, देखें यहाँ से ये लोन पेयर अटैक करेंगे, जैसा कि पहले आपने पहले वाले रिएक्शन में समझा। ये लोन पेयर जब अटैक करेंगे, इस ऑक्सीजन जो सोडियम है इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर लेंगे जी, खींच लेंगे, और इसका जब इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाएगा तो सोडियम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है जी। और यही इसी तरीके से यहाँ पर भी कहानी है। ये ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन के लोन पेयर को खींचेंगे तो क्या करेंगे जी, ये हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन बनकर यहाँ से निकल जाएगा। जब वो यहाँ से निकालेंगे तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा जी, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब एक उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर ये कहा गया जी पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ से सोडियम जो है वो रिमूव हो गया था और इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज था बच्चों, नेगेटिव चार्ज था, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो ये प्रोटॉन है यहाँ से ये यहाँ पर आकर इसके साथ
बॉन्डिंग बनाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि इसका ख़त्म हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर ये प्रोटॉन पॉजिटिव यानी कि इस नेगेटिव इफेक्ट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। यहाँ पर ये प्रोटॉन अटैच हो गया, लेकिन यहाँ पर भी एक लोन पेयर मौजूद है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो इसके प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, इसको भी प्रोटॉन बना के यहाँ से निकाल देंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन है ये फिर यहाँ पर आकर इसके साथ अटैच होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जब हमने प्रोटॉन डाला था तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही प्रोटॉन ने अटैक किया था तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था। अब जब हम ये वाला प्रोटॉन इसके नीचे लगाएंगे तो इस तरीके से ये तो पूरा वाटर बन रहा है, आपने देखा ये तो पूरा वाटर बन रहा है। तो ये वाटर बन के बच्चों यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन ये वाला बॉन्डिंग यहाँ से टूट जाएगी और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा जी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये वाटर बन गया हमारे पास, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जहाँ पर तो एक Na निकला था ना उस तरफ से, वो हम इधर लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है जी, ये वाला Na जो होगा इसको यहाँ पर लाकर अटैच कर देंगे तो NaNO3 बन जाएगा। ये देखें 3 ऑक्सीजन है और ये NaNO3 बन जाएगा, एक बना। और इसी तरीके से सेम कहानी, क्योंकि यहाँ से भी हमने एक प्रोटॉन हटाया था तो यहाँ पर ये जो सोडियम है इसका ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये भी पॉजिटिव बनकर यहाँ पर इसके साथ अटैच हो जाएगी। तो ये भी Na ऑक्सीजन फिर NO3 बन जाएगा, ठीक है बेटे। ये NaNO3, ये भी एक Na, ये दूसरा Na2 और ये NO3, ये इस तरीके से बन जाएगा। अब देखें जब ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है जी, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन के नेगेटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर अटैक करेंगे और ये वाला चार्ज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो ये बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से 4 जो मेथड्स हैं इसके जो सॉल्युबल साल्ट्स के, वो बेटा यानी कि आपने याद करने हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो रिएक्शन विद मेटल है, किसी भी एसिड का किसी मेटल के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। इसी तरीके से जब हम किसी भी एसिड को रिएक्ट करवाएंगे किसी भी बेस के साथ तो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में वाटर बनता है और साल्ट बनता है। और इसी तरीके से जब हम किसी भी मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं किसी एसिड को तो हमारे पास एक साल्ट बनेगा और क्या बनेगा बेटा, वाटर। लेकिन जब हम किसी भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ किसी एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है जी, एक साल्ट बनता है, एक वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो यहाँ से लिबरेट हो जाती है। तो इस तरीके से उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो बच्चों हमारा लास्ट यानी कि आर्टिकल है वो है जी इनसॉल्युबल साल्ट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। बच्चों इनसॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास 2 सॉल्युबल साल्ट्स होने ज़रूरी हैं, यानी कि 2 सॉल्युबल साल्ट हमने ले लेने हैं और दोनों सॉल्युबल साल्ट्स को आपस में हमने रिएक्ट करवाना है। और उन साल्ट्स में से एक साल्ट जो होगा वो हमारे पास प्रेसिपिटेट की शक्ल में होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, वो हल पजीर नहीं होगा। और एक जो सॉल्युबल साल्ट होगा वो बच्चों हमारे पास सामने आ जाएगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज हम इसका रिएक्शन करना चाह रहे हैं और हम तैयार करना चाह रहे हैं अपने पास एक इनसॉल्युबल साल्ट। तो बेटा क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 सॉल्युबल साल्ट लेने पड़ेंगे। दोनों सॉल्युबल साल्ट्स को आप एक ऐसे बीकर के अंदर डालेंगे जो कि दोनों को आपस में हल करें, जिनके नतीजे में एक क्या बनेगा बेटा, आपके पास एक इनसॉल्युबल साल्ट बन जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, और दूसरा जो साल्ट होगा वो आपके पास कौन सा बनेगा जी, सॉल्युबल साल्ट बनेगा। लेट्स सपोज बेटा देखें, रिएक्शन करवाते हैं जी। हमारे पास AgNO3 है और NaCl है। AgNO3 इसको बेटा हम सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो है NaCl, ये तो आपको सबको याद होगा कि इसका नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है जी, Ag जो होता है वो सिल्वर के साथ में क्लोरीन के साथ मिलेगा तो AgCl बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। और यहाँ पर NaNO3 बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, ठीक है जी। इसके बारे में भी मैं आपको समझा देता हूँ एज इट इज़ ही। देखिए यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन है, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड इस तरीके से और ये 2 डबल बॉन्ड इस तरीके से, और ये एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर ये एक Ag के साथ मिला हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पर ये सारे के सारे
कोवलेंट इन नेचर है, यहाँ पर ये आयनिक इन नेचर है। तो देखें बेटा, यहाँ पर इसके लोन पेयर मौजूद होते हैं। लोन पेयर क्या करते हैं, बॉन्ड पर अटैक करते हैं। इसके जो प्रोटॉन्स होंगे वो यहाँ पर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और Ag को पॉजिटिव बना देगा। ठीक है जी। अब Ag जो हमारे पास है वो पॉजिटिव बन के यहाँ से निकल जाएगा। और इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड जो है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो सोडियम पर Na पर बच्चों कौन सा चार्ज होता है जी, पॉजिटिव चार्ज होता है। और Cl पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब यहाँ से ये रिलीज़ हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाएगा जी, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इस ऑक्सीजन के ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास जो ये पॉजिटिव है ये किसके साथ जाकर अटैक करेगा, इस सोडियम के क्लोरीन के साथ अटैक करेगा। और जो ये सोडियम है इसका ये जो पॉजिटिव है ये जहाँ से Ag को हमने रिमूव किया था वहाँ पर आकर अटैच हो जाता है। तो क्या होगा बेटा, AgCl बन जाएगा, क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा जी, हमारे पास AgCl बन जाएगा। और इस तरीके से जो दूसरा साल्ट बनेगा बेटे वो हमारे पास कौन सा है जी, वो हमारे पास है जी NaNO3। इनमें से एक बेटे सॉल्युबल है और दूसरा हमारे पास कौन सा है जी, इनसॉल्युबल है। जो इनसॉल्युबल साल्ट है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। इसी तरीके से हम दो सॉल्युबल साल्ट से एक इनसॉल्युबल और एक सॉल्युबल साल्ट तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा होगा बेटा। आपने ये सॉल्युबल और इनसॉल्युबल साल्ट्स के पाँचों मेथड बहुत अच्छे तरीके से अपने बुक से भी याद कर लेने हैं। और जो आर्टिकल हमारा है 10.3.1 ये आपके बुक में से, यानी कि हमने आज आपको ये सारे का सारा लेक्चर दिया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट बच्चों हम टाइप्स ऑफ साल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा और अपने उस्ताद के लिए भी बहुत सारी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। वस्सलामु अलैकुम।